हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का मैं टोटल कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, उससे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल और रेशनल नंबर का यूनियन होता है। मतलब इरेशनल रेशनल नंबर को अगर हम लोग एक साथ लें पूरा, तो इरेशनल और रेशनल नंबर। तो ये मिलके क्या बनता है आपका? ये पूरा को अगर हम मिला लें तो ये पूरा रियल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। और कोई भी रियल नंबर हो वो हमेशा हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। आपको पता है नंबर लाइन ऐसा होता है, बीच में जीरो होता है, दाएं तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो हमेशा नंबर लाइन में बैठा सकते हैं। और आपको पता है क्लास 9 में आपने पढ़ा भी है कि रियल नंबर जो होता है वो डेसिमल वाले भी होते हैं, है ना, और फ्रैक्शन वाले भी होते हैं। ठीक है, तो आपको रियल नंबर का अगर नहीं पता है तो उसका प्रॉपर आप लोग स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और क्लास 9 का एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा रिवीजन करके। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है रेशनल नंबर का, अगर अलग से आपको वीडियो चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है, कैसे कैसे पहचाने, तो मेरा एक आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचता हूँ। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग जानते हैं, चलिए क्या होता है। इस बुक में नया नाम आपको सुनने को मिल रहा है ना। क्लास 9 में जस्ट सुना होगा यूक्लिड के बारे में, अभी आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लोग सुनेंगे। तो ये लेमा क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर हो, ए और बी, ठीक है, सपोज ए और बी दो नंबर है, तो यहाँ हमेशा दो और नंबर यूनिक एग्जिस्ट करेगा जो क्यू और आर होगा। और ये दो नंबर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा कि हम लोग ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में इसको लिख सकेंगे। बस कंडीशन क्या होगा, जो आर होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या जो बी है बी से छोटा होगा। ये जो बी है इससे आर छोटा होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेट आपको करीब करीब इस तरह से दिखेगा जो आपको पता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला जो हमको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, है ना, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ए को बी से डिवाइड करेंगे और हमें दो यूनिक इंटीजर मिलेगा क्यू और आर, है ना। तो आर जो होगा वो रिमाइंडर होगा, आप समझ सकते हो कि क्योंकि इक्विवेलेंट है तो मैं आर को रिमाइंडर बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा प्रॉपरली ये इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये इक्विवेलेंट है, एक जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिविडेंड और डिविजर है ना। अगर दो हमारे पास डिविडेंड डिविजर होगा तो यहाँ पे हमेशा क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो होगा वो यूनिक होगा और एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली हमारा एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। जैसे हमको एक तरीका आता है फैक्टर निकाल के एचसीएफ करना, ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल के हमको आता है एचसीएफ करना, छोटे बच्चे को आता है, सब छोटे से हम लोग सीख रहे हैं। इसी तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, एल्गोरिथम होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। ठीक है, कोई भी दो नंबर ए और बी, उसमें ए बी से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो नंबर ए बी, इनके बीच में एचसीएफ अगर निकालना है तो उसमें ए बस ए से बी बड़ा, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि ये दो नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें। और इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ए को बी से अगर डिवाइड करोगे तो एक क्वोशिएंट आएगा और नीचे जाके लास्ट में एक रिमाइंडर भी बचेगा, राइट। यही है फॉर्मेट, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए बी दो नंबर है। अगर ए और बी दो नंबर है, ठीक है, जिसमें ए बी से बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होगा, दो डिवाइड करने के बाद आप बोल सकते हो कि दो यूनिक नंबर हमको मिलेगा क्यू और आर दोनों यूनिक, इसलिए दोनों अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ए और बी का एचसीएफ फाइंड करने का, अगर यहाँ पे अगर आर 0 आ गया, सोचो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, अगर ये आर 0 आ गया तब तो बी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तब तो बी एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर आर 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे,
ये जो b है ये डिविडेंड की जगह में आ जाएगा और ये जो r है ये डिविजर की जगह में। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर एक क्वोशेंट मिलेगा मेरे को Q1 लिख दिया, फिर एक रिमाइंडर मिलेगा मेरे को R1 लिख दिया। अगर यहाँ पे R1 0 हुआ तब ये RHF हो जाएगा, अगर R1 0 नहीं हुआ तब फिर क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा आपका डिविजर और R1 हो जाएगा, R हो जाएगा डिविडेंड और R1 हो जाएगा डिविजर। फिर यहाँ पे मुझे कुछ क्वोशेंट मिलेगा डिवाइड करने के बाद Q2 R2 है ना। अब ये R1 R2 ये आपको समझ में नहीं आ रहा है पक्का, कुछ को समझ में आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा है, तो मैं ये आपको प्रॉपरली एक क्वेश्चन करूँगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सोचो सपोज मान लेता हूँ यहाँ ये वाला जो है ये 0 आ गया, और अगर ये 0 आ गया इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा पता है, R1। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन करते फिर देखते हैं, ठीक है। ये मेथड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। इक्वली डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, तो ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्वली डिवीजन लेमा लगाते हैं कोई भी दो नंबर के HCF फाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं 18 और 30। 18 और 30 में आपको पता होगा 18 के फैक्टर्स में लिख लेता हूँ तो क्या होता है, ये तो इक्वली डिवीजन लेमा से करना है तो प्राइम फैक्टर वाला तरीका नहीं करेंगे। 18 जो होता है सपोज A 30 है और B 18 है, क्योंकि मुझे पता है कि A शुड बी ग्रेटर देन B, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 30 को 18 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, और हमको क्या मिलेगा, एक क्वोशेंट मिलेगा 18 1 से 18 और यहाँ आएगा ये एक रिमाइंडर मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 12, मतलब A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, राइट। इस फॉर्मेट में आ रहा है। अब क्या देखो रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 18 होगा ये 18 यहाँ पे डिविडेंड बन गया और ये जो 12 रिमाइंडर यहाँ पे डिविजर बन गया। फिर क्या करेंगे हम लोग ये डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे, 18 डिविजर बन जाएगा, 12 1 जा 12 आएगा 6, फिर रिमाइंडर 6 आया तो यहाँ आएगा 12 1 जा 12 प्लस रिमाइंडर आया 6। तो ये जो 6 है ना ये रिमाइंडर है और फिर 0 नहीं आया, दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, ये जो 12 है क्वेश्चन डिविजर में ये फिर से डिविडेंड बन जाएगा और ये जो 6 जो है रिमाइंडर में ये फिर डिविजर बन जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12। अब 6 के लिए क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये रिमाइंडर जब 0 आया इसका मतलब जो ये जो 6 होगा ये HCF हो जाएगा। यही है इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरह से हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरीके से भी करते हैं बच्चे, इस तरीके से भी करते हैं, दोनों तरीका एक साथ भी करते हैं, आपका मर्जी आप कैसे करोगे, ठीक है। इस तरीके से भी पता चल रहा है 6 के लिए रिमाइंडर 0 आया तो HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कोई भी दो नंबर का प्राइम फैक्टर को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज कोई भी नंबर का, सपोज मेरे पास एक नंबर है 36, तो इसका प्राइम फैक्टर इस तरह से निकलेगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9। तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, किसका, प्राइम नंबर का, राइट। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। और थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कोई भी नंबर का वो यूनिक होता है अगर अरेंजमेंट इग्नोर करे। एग्जांपल यहाँ देखो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ या चाहूँ तो ऐसे लिखूँ, ज़रूरी नहीं है मैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखूँ, कहीं भी लिखूँ। अरेंजमेंट जो होता है वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और बाद में मैं जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 2 है इसके लिए 2 स्क्वायर और 2 3 है इसके लिए 3 स्क्वायर। अब आता है मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम।
एलसीएम फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो नंबर का, सपोज 36 और 50। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो 36 का क्या होगा, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, 3 3 × 9। देखो 36 का मैंने वही लिखा है 2 × 2 × 3 × 3। फिर 56 का 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 7 × 14। देखो 2 × 2 × 2 × 7 है ना। तो प्राइम नंबर को पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। फिर देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो 1 2 कॉमन दिख रहा है, 2 2 कॉमन दिख रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो तो मेरे को दिख रहा है 2 2, 2 बार 2 कॉमन है, ठीक है। और जो अनकॉमन फैक्टर है वो है 36 में अगर देखोगे तो 2 3 3 2 3 है, राइट। और 56 में अगर देखोगे तो 2 × 7 है। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा जो भी कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लिया, सिर्फ एक बार। 2 2 के लिए 1 2 लिखना है, ठीक है। एक बार लिख लिया, ये देखो कॉमन फैक्टर को एक बार लिख लिया। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर जो था 36 में से वो लिख लिया। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर जो है 56 में से उसको लिख लिया। ध्यान से देख लीजिए, सबको इंटू किया तो मुझे क्या मिल गया, 504। ये हो गया एलसीएम 36 और 56 का। एचसीएफ अगर फाइंड करना है कोई भी दो नंबर का तो दो तरीका है, या तो प्राइम फैक्टर मेथड लगाए या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं बता चुका हूँ आपको, अब सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बाकी है, वो मैं बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, सपोज दो ले लेते हैं हम लोग 20 एंड 24। इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। तो 20 के लिए मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा 2 1 × 2 2 0 0, 2 5 × 10। 24 के लिए 2 1 × 2 2 2 4, 2 6 × 12, 2 3 × 6। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होगा, कॉमन देखना है बस, दैट्स इट। 2 2 कॉमन दिख रहा है, एक ये रहा, 20 में से भी 2 2 कॉमन दिख रहा है, और तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो 2 2 कॉमन है तो क्या होगा, एचसीएफ 2 2 के लिए एक बार 2 लिखिए, फिर और एक 2 2 के लिए एक बार 2 लिखिए, 2 × 2 4 बस। तो कॉमन फैक्टर जो होगा 20 और 24 का वो हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो नंबर अगर उसका एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो हमेशा ये चीज़ फॉलो होगा कि कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा उसके एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ और एलसीएम का इंटू के बराबर होगा या प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक देख लेते हैं यहाँ पे 36 और 56 अभी अभी हमने किया। एचसीएफ कितना आया था अभी अभी हमको पता है, ठीक है। 36 × 56 करके देख लेना आप लोग, इंटू करके, ठीक है। 2016 ही आएगा। और आप लोग 4 एचसीएफ आया था, हमको पता, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जाके। ये देखिए 4 एचसीएफ आया था, है ना। और एलसीएम भी मैंने निकाला था यहाँ पे, है ना, 504। तो एचसीएफ 4 और एलसीएम 504, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। हाँ, तो 4 और 504 का भी इंटू करेंगे तो 2016 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या कि नंबर जो दो है उसका प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। अब एक चीज़ याद रखिए कि ये तब तक वैलिड है जब तक सिर्फ दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम लेके हम लोग करें। अगर 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम लेके हम लोग करेंगे तो ये जो तरीका है ये वैलिड नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। द अबव रिलेशनशिप हाउएवर डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर 3 और मोर नंबर्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कोई भी जगह में कॉमन ऑकरेंस निकालना है, कोई भी जगह में कॉमन चीज़ें निकालना है तो हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल रिंगिंग ऑफ बेल, दैट रिंग विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, द टाइम एट विच 2 पर्सन रनिंग एट डिफरेंट स्पीड मीट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए। इरेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर आपको पता ही है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते, बस उतना याद रखिए। तो एग्जांपल है √2 पाई, ये सब हमारा एग्जांपल है। तो नंबर थ्योरी जानते हैं कि अगर इफ अ नंबर p अगर a² को डिवाइड करता है, कोई भी नंबर
अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट मीन्स वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। सपोज बी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बी ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल अगर 3 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। कर रहा है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को 3 डिवाइड करता है और तब 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कभी भी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का सम हो तो प्रोडक्ट रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। थर्ड, द प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल। कोई भी दो नंबर हो, एक रैशनल एक इरेशनल, तो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। अगर रूट पी एक इरेशनल है तो याद रखना पी हमेशा प्राइम होगा, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 7 पी इज अ प्राइम है ना, और रूट 7 हमेशा इरेशनल है। ठीक है। और ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये प्रूव कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये इंपॉर्टेंट तरीका है जो कि आपके बोर्ड्स में भी आता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कोई भी स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज़ पहले मान लेते हैं कि सही नहीं है या उसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं। सपोज मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं रैशनल मान लूँगा, समझ गए। तो लास्ट में ऐसा रिजल्ट आ जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं कि ये होगा या वो होगा। जो क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। हम लोग ने जो माना उसको, सोचो मैंने कुछ मान लिया कि सपोज √2 मैंने इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने √2 को रैशनल मान लिया, तो लास्ट में ऐसा चीज़ आ जाएगा कि √2 को रैशनल माना ही नहीं जा सकता। मतलब हमने जो एजम्पशन किया उसको ही कहीं ना कहीं काट दे रहा है। दो धार में आप आ जाओगे, कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाओगे। तो ऐसा तरीका से प्रूफ करने वाला चीज़ों को प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। हम लोग करके देखेंगे अभी। प्रूफ दैट √7 इज इरेशनल, ये एक क्वेश्चन है। इसको अगर करना है तो सबसे पहले मान लेना है कि √7 रैशनल है। ठीक है, एज्यूम दैट √7 इज रैशनल। तो ऑब्वियसली √7 को हम लोग a/b फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग a/b p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं। और b जो होगा वहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन यही कहता है कि p/q का फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 7 रैशनल मैंने मान लिया है तो मैं इस फॉर्म में लिख ही सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने के बाद क्या कर दूँगा, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ में स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ में भी स्क्वायर हो जाएगा। आएगा क्या, 7 बराबर a²/b², 7b² = a²। और अगर 7 उधर चला जाए, अच्छा इसको 1 मान के रखो, ठीक है, बाद में काम आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि a² इज डिवाइडेड बाय 7। अच्छा a/b को मैंने को प्राइम भी कहा है यहाँ पे, क्यों कहा है पता है? को प्राइम कहने का मतलब है कि उसमें कुछ कॉमन नहीं बचा हुआ है अदर देन 1। कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ऊपर नीचे काटने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है काटने के लिए। मतलब और अगर आपको मैंने अभी भी नंबर थ्योरी बताया था, अगर a² 7 से डिवाइड होगा तो a ऑल्सो डिवाइड बाय 7 होगा, राइट। और अगर a 7 से डिवाइड होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, a को 7 का मल्टीपल में लिख सकता हूँ। मान लो कोई c ले लिया मैंने, 7c। यहाँ पे c क्या है, कोई भी इंटीजर है या कोई भी नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे मैं अगर फिर से स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं फिर से कर दूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a² = 7c का स्क्वायर, a² = 49c², राइट। a² का जगह अगर मैं यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 माना हुआ था कुछ, तो यहाँ पे a² को मैं क्या बैठा सकता हूँ, 7b² में बैठा देता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम 1 में बैठा सकता हूँ। तो b² बराबर 7c², और अगर यही 7b के नीचे जाएगा
तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से मुझे फिर से क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो अब मेरे को एक बात बताओ, √7 रैशनल नंबर है और उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब तो कुछ कॉमन उसमें होना ही नहीं चाहिए ए और बी में। तो यहाँ से देखो ए में भी ए भी 7 से डिविजिबल है, बी भी 7 से डिविजिबल है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए और बी में 7 कुछ कॉमन फैक्टर बचा हुआ है ना। मतलब क्या मेरे को मिल गया कि वी कैन सी दैट A and B have common factor 7, लेकिन बट क्या ए और बी तो को प्राइम है। तो ये अगर को प्राइम है तो इसमें 7 कॉमन कैसे आ सकता है। तो देखो दो उदाहरण में आप आ गए, ये को प्राइम है अगर हमारा एजम्पशन के हिसाब से, तो ये को प्राइम है, इसमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, लेकिन कॉमन मिल रहा है 7, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन। एक कॉन्ट्राडिक्शन आया मेरे पास, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत मान लिया था, गलत चीज़ें मान ली थी हमने, इसलिए ऐसा आया। सो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अपना गलती मान लिया, अब क्या करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट √7 इज इरेशनल। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी √2 का, √3 का, √5 का, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग √2 का करके दिखाना। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। ओके, अब आता है रैशनल नंबर को थोड़ा सा रिविजिट करते हैं, थोड़ा सा दोबारा देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। तो आपको पता है रैशनल नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर होना चाहिए, है ना, और q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2, 4/5 है ना, 1, 0, -3। 1 कैसे हो गया, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 0 कैसे हो गया, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। -3 कैसे हो गया, -3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सारे के सारे p/q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, है ना। और p और q क्या इंटीजर है, इंटीजर ही है। और क्या, q 0 नहीं है, 0 नहीं है। दो कंडीशन है कि p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहाँ p/q इंटीजर है और q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं है। तो ये सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप बोलो तो ये भी रैशनल नंबर है, रूट के अंदर होने से क्या हुआ, ये तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 के लिए खुल जाएगा। ये भी रैशनल नंबर है, 4 का स्क्वायर है, 4 के लिए खुल जाएगा, राइट। तो ये सारे रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पता है, जो भी दो टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक रिपीट करने वाले, एक रिपीट नहीं करने वाले। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट करने वाले होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो दो होते हैं ये रैशनल होते हैं। और एक आ गया, बच गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं करता, नॉन रिपीटिंग। ये क्लास 9 में आपने देखा, ये इरेशनल होता है। ठीक है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल वेयर द डिजिट आफ्टर द डेसिमल डोंट टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का कहने का मतलब ये ख़त्म नहीं होता। दो टाइप के होंगे, या तो ऐसे होंगे रिपीट करने वाले, या कुछ रिपीट करने वाले नहीं होंगे। ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के होंगे,
या तो रिकर करने वाले होंगे, जैसे कि ये बार बार आने वाले, ठीक है, 142857 बार बार आएगा यहाँ पे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857 बार। इसका मतलब ये सारे एक साथ रिपीट कर रहे हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो कि रिपीट तो करते ही नहीं है और ख़त्म भी नहीं होते, ये वाला। तो मैंने अभी भी बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये वाला और ये वाला रैशनल और ये वाला इरेशनल, ठीक है। चेक इफ अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है। अगर ए बाई बी रैशनल नंबर है देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट। अगर ऑब्वियसली अगर रैशनल नंबर है तो कुछ टर्मिनेट तो होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग तभी होना चाहिए, उसके लिए दो कंडीशन भी है। दो कंडीशन ये है कि HCF जो होगा दोनों का 1 होना चाहिए ऊपर नीचे, मतलब डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए। दूसरा B जो होगा उसको 2 का पावर और 5 का पावर के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज B है, सपोज A बाई B के फॉर्म में कोई नंबर है, तो जो B होगा B को 2 का पावर M इंटू 5 का पावर N इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। और M और N में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5 का पावर 0 लिख दिया, ऐसा नहीं। अच्छा, M और N में कोई भी जीरो हो सकता है, दोनों में भी जीरो हो सकता है या एक जीरो हो सकता है। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ B कंटेन एनी नंबर अदर देन 2 और 5, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 और 5 छोड़ के दूसरा नंबर आ गया, मैं अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तो फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते तब समझेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये 1/40। तो 1/40 क्या है, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल रहा है टर्मिनेटिंग है, राइट। इसको अगर 40 का मैं फैक्टराइज निकालूँ, 2 2 × 4, 2 10 × 20, 2 5 × 10, तो ये ऊपर A और नीचे B, A बाई B के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और जो B है ना, A बाई B के फॉर्म में लिखा जा रहा है, राइट। और जो B है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो 2 का पावर और 5 का पावर में हम लिख सक रहे हैं इसको, राइट। इसको 2 का पावर और 5 का पावर में लिख सक रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमको देखने का जरूरत ही नहीं है। हमको नीचे का देखेंगे 2 का पावर M और 5 का पावर N, या 2 का पावर NM आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। बस 2 का पावर और 5 के पावर में हम लोग लिख सकें अगर, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ओके। अब आते हैं 3/7। 3/7 में नीचे देखो 7 है ना। तो डेनोमिनेटर देख के अगर पहचानना हो तो सीधा पहचान में आ जाता है कि A का जगह 3 है, B का जगह 7 है। तो B जो है वो 7 है। अब 7 को 2 का पावर फॉर्म में नहीं लिख सकते, 5 का पावर, ये 7 का पावर एक रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का पावर और 5 का पावर छोड़ के कोई भी दूसरा प्राइम नंबर का पावर अगर आ गया या कोई भी दूसरा नंबर का पावर आ गया, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने समझा दिया है, आप लोग क्वेश्चन कीजिए और अगर कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।